नमस्कार, मैं स्वर भूमि रोहित शर्मा। सीपीआई माओवादी के इतिहास में, बल्कि कहें कि भारत दुनिया के 100 साल के इतिहास में यह पहली घटना है जबकि सीपीआई माओवादी के गद्दार सोनू गैंग ने आत्मसमर्पण किया पार्टी के हथियार को लेकर के, और पार्टी के तमाम नीतियों पर कड़ा प्रहार करते हुए केवल हथियार ही सरेंडर नहीं किए बल्कि उन्होंने 700 से अधिक माओवादियों की हत्या में भी संलिप्त रहे। यही कारण है कि जब तक दुनिया कायम रहेगी, वेणुगोपाल जैसे गद्दार की लोग इसी रूप में याद करेंगे। और जिस तरीके से शांति प्रिया जो राजू दादा की पत्नी थी, उन्होंने इनके थूका था, वही थूक इनके चेहरे पर सदा के लिए लिपट गई है, सिमट गई है, चिपक गई है। यह एक तथ्य है। इसके साथ ही जो कोई समाज में बदलाव के लिए बात सोचते हैं या बदलाव की बात करते हैं या जनता के जो जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं उसको दूर करने के बारे में ख्याल करते हैं, तो वे सदैव नक्सलवादी आंदोलन को याद करते हैं। और जब नक्सलवादी आंदोलन को लोग याद करते हैं तो माओवादी आंदोलन और उसके गद्दार सोनू वेणुगोपाल को भी लोग याद करेंगे एक गद्दार के तौर पर। इसी क्रम में एक बुद्धिजीवी हैं हैदराबाद के, उन्होंने एक लेख लिखा था, जो लेख में कि कई चीज़ों को उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से वेणुगोपाल जो आत्मसमर्पण किया है, एक ही निर्दयता के साथ, क्रूर हंसी के साथ, शासक वर्गों के साथ हाथ मिला रहा है। और इसके पहले जो सरेंडर करते थे माओवादी, वे लोग किस तरह से सरेंडर करते थे और शर्मिंदगी भी महसूस करते थे, और ये जो अभी सरेंडर कर रहे हैं ये कितनी निर्दयता से वो पेश आ रहे हैं। इन चीज़ों का तुलनात्मक अध्ययन उन्होंने किया है और इसके उन्होंने एक लेख के जरिए उन्होंने जग जाहिर किया है। तो वो लेख क्या है, वीडियो में आगे। एक चूँकि सीपीआई माओवादी पूरे भारत के लोगों का गौरव, उनके शान का प्रदर्शित करता रहा है, बल्कि यूँ कहें कि पूरी दुनिया की जनता की निगाह भारत की सीपीआई माओवादी के गतिविधियों पर टिका रहा है। और यही कारण है कि उनके द्वारा किया गया हर कार्य लोगों के समीक्षा के लिए मौजूद रहा है। चाहे आप समीक्षा पक्ष में कीजिए, विपक्ष में कीजिए, लेकिन लोग समीक्षा उस पर करते रहे हैं, अपनी राय देते रहे हैं। तो आत्मसमर्पण जैसे मसले पर भी लोग राय ना दें कि संभव कैसे है। और दुनिया भर की जनता इस पर या क्रांतिकारी ताकतें जो है इसका अपने अपने तरीके से मंथन कर रही है और अपने अपने निष्कर्ष प्रस्तुत भी कर रही है। इसी में एक लेखक है रंगनाय कम्मा। रंगनाय कम्मा जो है एक पत्रकार हैं और लगातार पत्र लिखते रहे हैं, माओवादी आंदोलन को नज़दीक से देखते रहे हैं, हैदराबाद के हैं ये। और इन्होंने जो लिखा है वो इस प्रकार है। क्रांतिकारी नेताओं का तब और अब का आत्मसमर्पण। हाल ही में मैंने माओवादी पार्टी के कुछ शीर्ष नेताओं के सरकार के सामने आत्मसमर्पण करने के कुछ दृश्य और समाचार देखे। उन्हें देखकर मार्क्सवाद में एकता की भावना रखने वाले एक व्यक्ति के रूप में मैं अपने मन की बात कहना चाहता था। जब 2000 और 2004 में माओवादी पार्टी के नेता बुर्जुआ सरकार से बातचीत करना चाहते थे तो मैंने अखबार में 5 लेख लिखे थे। उन लेखों का सार था बातचीत सरकार से नहीं बल्कि साथी क्रांतिकारी समूहों से होनी चाहिए। इसी तरह जब भी कोई फर्जी मुठभेड़ हुई है, चाहे पहले हुई हो या हाल ही में, मैंने सरकार की निंदा की है। फिर से माओवादियों के विचारों और गतिविधियों में जो गलतियां नज़र आती है उस पर मैंने 5-6 लेख लिखे हैं। अब जबकि चर्चा करने के लिए बहुत सी बातें हैं, जब बड़े पैमाने पर आत्मसमर्पण हो रहे हैं, तो मैं सिर्फ उन बदलावों की बात करना चाहूँगा जो क्रांतिकारी नेताओं के आत्मसमर्पण में दिखाई दे रही है। पहले जब बड़े बड़े नेता सरेंडर करते थे तो उनके चेहरे पर शर्म का भाव आ जाता था। अब तो कोई शर्म ही नहीं रही। मुख्यमंत्री और पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं और
लाल सलाम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जिस संविधान को वे शोषक वर्गों का संविधान कहते थे, उसे अब शोषक वर्ग के प्रतिनिधियों के हाथों से विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर रहे हैं। 2, पहले वे कहते थे मैं बीमारी के कारण आत्मसमर्पण कर रहा हूँ। तब यह सवाल ही नहीं उठता था कि अगर यह सिर्फ बीमारी है तो पार्टी और लोगों को बता दीजिए और समस्या हल हो जाएगी, सरकार के पास क्यों जाए। अब वह और भी बेशर्मी से कह रहे हैं यह आत्मसमर्पण नहीं है, हम सार्वजनिक जीवन की मुख्य धारा में लौट आए हैं, यह पुनर्वास है, हमने माओवादी विचारधारा को नहीं छोड़ा है, अब हम लोकतांत्रिक रास्ते पर लड़ेंगे। तो सवाल उठता है, यदि आप इतने लंबे समय से लोगों के बीच काम कर रहे हैं तो क्या वे लोग नहीं हैं? एक ही पत्रकार यह सवाल नहीं पूछ रहा है। 3, पहले आत्मसमर्पण के बाद इनाम की राशि बहुत देर से मिलती थी। अब सरकार केवल डिमांड ड्राफ्ट सौंप रही है, यह कहते हुए कि बैंक को चेक की प्रक्रिया करने में समय लगता है। हाँ, तो पैसे के लिए आत्मसमर्पण। अब लोग सोच रहे हैं पैसे के लिए खरीद फरोख्त करने वाले सिर्फ बुर्जुआ नेता ही नहीं, आजकल के क्रांतिकारी नेता भी बिकने के लिए तैयार हैं। 4, पहले जंगल में दल के सदस्य अपने हथियार छोड़कर खाली हाथ आत्मसमर्पण कर देते थे। अब अपने हथियार साफ किए, गुरिल्ला वर्दी पहनी, मुस्कुराते हुए वह अपना सिर झुकाता है और हथियार मुख्यमंत्री को सौंप देता है। 5, ऐसे नेता जिन्होंने अतीत में और अब भी आत्मसमर्पण किया, कहा हम लंबे समय से गलत थे, अब सशस्त्र संघर्ष सही रास्ता नहीं है, हम पार्टी से असहमत हैं। लेकिन कोई भी पत्रकार यह नहीं पूछता अगर यह गलती थी तो इसे सुधारा भी जा सकता था, दूसरा रास्ता अपनाया जा सकता था सरकार के सामने, लेकिन आत्मसमर्पण क्यों? 6, अगर वे समर्थक जिन्होंने मैदान में क्रांतिकारियों का साथ दिया और सरकार का नृशंस दमन सहा पूछे कि यह क्या है साथी, इतने दिनों तक क्रांति का आह्वान करने के बाद आज आप आत्मसमर्पण कर रहे हैं। पहले जो लोग आत्मसमर्पण करते थे वे चुप रहते थे, इसके विपरीत वर्तमान नेता गुस्से में कह रहे हैं हैदराबाद में बैठकर यहाँ की समस्याओं को जाने बिना बात मत करो। यह वह व्यंग है, यह वह कहना है जब रुपेश ने एक बयान में जारी बताया था कि आप बैठ कर के बाहर यहाँ क्या हो रहा है आप जान नहीं दे सकते हैं। ये रुपेश का एक बयान था जिसके कारण कि लोग यह भी कह रहे हैं कि भाई आप इतने गुस्से में क्यों हैं, आत्मसमर्पण किए हैं, बोलते हैं पुनर्वास किए हैं। आपने जब आपको कहा था आप आत्मसमर्पण किए हैं तो गुस्से में आ जाते हैं, जब लोग सवाल पूछते हैं तो बोलते हैं आपको पूछने का अधिकार ही नहीं है क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है। तो ये सवालों को लेकर इन्होंने कहा कि हैदराबाद में बैठकर यहाँ की समस्याओं के बारे में बात मत करो। ये आत्मसमर्पण करने वाले लीडर जो हैं गुस्से में आकर के बोलते हैं। किसी ने उन्हें आंदोलन में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया, तो अगर आप पूछें तो यह गुस्सा क्यों है? वे नियमित रूप से माओ तेस्तुंग की पंक्तियां उद्धृत करते हैं, क्रांति कोई भोज नहीं है। इतने वर्षों के संघर्ष, बलिदान और तूफानों के लिए जिनके लिए क्रांतिकारी उनका सम्मान करते थे, आज उन्होंने शोषक वर्गों के पैरों तले सब कुछ कुचल दिया है, यही पीड़ा है। 7, अब वे कहते हैं कगार ऑपरेशन का दमन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, हम मजदूरों को बचाने के लिए सशस्त्र संघर्ष छोड़ रहे हैं, लेकिन हम माओवाद नहीं छोड़ रहे हैं। इस कथन के प्रत्युत्तर में कई प्रश्न हैं। क्या पिछली सरकार ने ग्रीन हंट नहीं चलाया था? 1969 से अब तक कितने हजार मजदूर फर्जी मुठभेड़ों में मारे गए हैं?
फिर भी क्या आत्मसमर्पण ही एकमात्र रास्ता था? कबीर शकील बदायूनी ने कहा, आप सिर काट सकते हैं लेकिन उसे झुका नहीं सकते। उमर मुख्तार लीबियाई स्वतंत्रता सेनानी, मुसोलिनी के दमन के दौरान उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा, आत्मसमर्पण इसका कोई सवाल ही नहीं है, और उन्होंने 73 वर्ष की आयु में फांसी पर चढ़ गए। वह वहाँ माओवादी भी नहीं थे, एक आम आदमी बस आज़ादी के लिए लड़ रहा था। तो क्या आज इन नेताओं को आत्मसमर्पण के अलावा कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है? अंत में मैं आज माओवादी पार्टी से वही कहना चाहूँगा जो मैंने 25 साल पहले 2000 ईस्वी में कहा था। मैंने लिखा, मतलब ये रंगनाय कम्मा जो लेखक हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने कहा, वो लिखते हैं, मैंने लिखा, जो नेता अब तक खुद को महान क्रांतिकारी के रूप में स्थापित कर रहे थे, वे अब पुलिस को अपने हाथों में सौंप रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ब्याज का धंधा कर रहे हैं। वे अब अपने बच्चों के कानों तक मार्क्सवाद शब्द नहीं पहुंचने देते और जन्मदिन की पार्टियां देकर उनका मनोरंजन कर रहे हैं। खुद ही पता लगाइए कि इस पतन की जड़ें कहाँ हैं। समझें कि आपके कार्यकर्ताओं के अनगिनत बलिदान, साहस और मौतें क्यों विफल हो रही है। जहाँ गलतियाँ हैं उन्हें स्वीकारें, उन्हें सुधारें। अहंकार, आत्मप्रशंसा और व्यक्ति पूजा किसी भी क्रांति को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देते। सभी क्रांतिकारी समूहों का एक ही लक्ष्य, एक ही मंजिल है। उस लक्ष्य के लिए समर्पित लोगों का एक बड़ा वर्ग है। ज़रूरत है एकता की, चर्चा करें, फिर से करें, और सफल होने पर फिर से करें। क्रांतिकारियों की एकता ही एकमात्र रास्ता है। आगे न बढ़ पाना कोई अपराध नहीं, लेकिन पीछे रह जाना एक अपराध है। ये लेखक रंगनाय कम्मा ने एक लेख लिखा था। इस लेख के साथ कई सारे जो सवाल थे लोगों के मन जहन में, उन्होंने इसको रखा है। जवाब कौन देगा पता नहीं, क्योंकि ये लोग जवाब देने को तैयार नहीं हैं, सोनू गैंग वगैरह। तो जवाब एक और चीज़ आता है कि जिसको कि रुपेश ने भी जो आत्मसमर्पण कर दिया है, उन्होंने भी स्वीकार किया है। वे कहते हैं, कई लोग बताते हैं, अब जब वे जाते जनता के बीच में, जनता कहती है, तब कॉमरेड अब आप कितने में बिकेंगे, आप कब आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और इस तरीके के सवाल दाग करके जनता उनका उपहास कर रही है कि भाई आप तो पैसे पर बिकने वाले लोग हैं। 14 लाख, 40 लाख, 1 करोड़ के चेक मिल जाने के बाद आप कुछ भी करने को तैयार हैं, फिर आपके लिए हम जान क्यों दें। देश की जनता ने कभी भी क्रांतिकारियों को धोखा नहीं दिया। देश की जनता ने कभी भी कदम पीछे नहीं हटाए, लेकिन ये वही सब नेतृत्व हैं जो गद्दारी करते हैं और जनता के विश्वास का गला घोंटकर उसके आस्था को, उसके प्रतिष्ठा को धूल में मिला करके शासक वर्ग के सामने आत्मसमर्पण करते हैं और उसको कैश करते हैं। यही कारण है कि आज समाज के अनेक वर्ग ये कहने के लिए विवश हो गए हैं कि माओवादी बनो, नौकरी लो, ऐश करो। यह एक ऐसी कठिन परिस्थिति क्रांतिकारियों के बीच विकसित हो गई है, माओवादियों के बीच विकसित हो गई है कि अगली कोई भी पीढ़ी अगर क्रांति की दिशा में आगे बढ़ती है तो जनता तो 4 बार सोचना पड़ेगा कि इन पर कितना विश्वास करें। इसकी क्या गारंटी है कि कल यह आदमी जिसके लिए जान गंवाने को तैयार हैं, जिनके लिए यह आज सब कुछ यातना झेलने के लिए तैयार हो रहे हैं, कल सरेंडर ना कर दें और हमारे बच्चों के खून का वो सौदा करके वो अरबपति बन करके ना निकल जाए ठेंगा दिखाते हुए। मुझे जनता के बीच बहुत सारे सवाल हैं और सवाल हमेशा रहेंगे। ऐसे यह कह करके कभी नहीं जुटलाया जाएगा या दबाया जाएगा या छिपाया जाएगा कि सोनू गैंग एक परिघटना थी जिससे कि अब भूल जाना चाहिए। जनता को यह चीज़ बार बार याद दिलाना पड़ेगा। जनता को ही नहीं, क्रांतिकारी पार्टियों को भी बार बार यह याद दिलाना पड़ेगा कि अगर किसी ने आपको बुलाया नहीं लड़ने के लिए और अगर आप नहीं लड़ सकते हैं तो आप वापस लौट जाइए।
हमारे खून का सौदा आप मत कीजिए। हमारे बच्चों के, हमारी महिलाओं के खून का सौदा आप कतई नहीं कर सकते हैं। मेरा नाम शांति प्रिया है, खाता शांति प्रिया। रामचंद्र रेड्डी की पत्नी हूँ, खाता रामचंद्र रेड्डी की। मेरे पति का फर्जी एनकाउंटर में 22 सितंबर को फर्जी एनकाउंटर करके मारा गया और फिर हमको न्याय भी नहीं मिला। न्याय का देवता को कितना कटकट आया, लेकिन हम तो जानते हैं यहाँ तो भाजपा सरकार है, वो तो ठान लिया है सबको सरेंडर करवा के या मार के। अमित शाह ने जो डेडलाइन दी है उससे पहले ही अपने ही माओवादी खुद लालच में आके दूसरों को जान को गाँव दाव में लग के उन लोग यहाँ लगा के उन लोग आके यहाँ सरेंडर होके ऐश करना चाहते हैं। ठीक है, वो मर के भी जिए हैं आज, हाँ, लेकिन उन लोग जी के भी मरेंगे, ऐश करेंगे, सुहाग रात मना रहे 70 साल के बूढ़े लोग, 60 साल के बूढ़े लोग अब आके बाहर में मनाएंगे। हम सोचे अब तक सिर्फ गवर्नमेंट ही इनके कत्ल का जिम्मेदार है, लेकिन अभी सुनते आ रहे हमने कि सिर्फ गवर्नमेंट ही वहाँ डीआरजी आदिवासी लोगों का लालच में लेकर उन लोगों को मरवाए हैं सोचे हैं, लेकिन अपने ही वहाँ कोवर्ट पार्टी वाले ही जो 40-45 सालों से पार्टी में काम करके उन लोगों का लालच में आकर इस बुढ़ापे में ऐश करने के लिए कोवट बन के उनको मरवाया करके असली जिम्मेदार उन लोग भी है, ऐसा करके समझ में आया है। कोर्ट उसके इसीलिए कुछ नहीं किए, जब उनके इलाके में उन लोग थे, जंगल में भी इन लोग थे, तो भी उन लोग को क्यों मार नहीं गिराया है। जब अभी 15 साल से जो आजाद है, जो यहाँ उड़ीसा जेल में सड़ रहे बेचारे, वो सरेंडर हो गया, तो उनको 15 साल से जेल में क्यों रखा गया है, और इन लोगों को क्यों इतना सुख सुविधा देना चाहते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन लोग पूरा आप लोगों को उन लोग का तलवे चाट रहे हैं ना, इसीलिए ना। ऐसी सरकार है, ऐसी माओवादियों को कोई इज्जत देगा जो जान गवाए है, जो अभी जान कुर्बानी करके वहां अभी भी जनता के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे लोगों के सामने इसका जीना जो है, उन लोगों का जीना भी एक जीना है, मरना चाहिए डूब मर के, चुल्लू में डूब पानी में डूब मरना चाहिए ऐसी कमीने लोगों को। और यह एक सवाल रहेगा उनके लिए जो आज नहीं बिके हैं और लड़ने के लिए कृत संकल्पित हैं, क्योंकि संदेह में अब सभी आ गए हैं। और कब कौन सरेंडर कर रहा है, कब कौन उन खून क्या सौदा कर लेगा, कोई नहीं जानता। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रांतिकारी लोग आज भी लड़ रहे हैं, माओवादी आज भी लड़ रहे हैं, और इन तमाम गद्दारी धोखेबाजी के बावजूद जनता आज भी उनके साथ है। क्रांतिकारियों को भी, माओवादियों को भी उनकी लाज रखनी चाहिए, और वह अगर क्रांति नहीं कर सकते हैं, अगर पीछे हटना चाहते हैं, तो रास्ते पीछे जाने के भी खुले हुए हैं। जनता के साथ, जनता के विश्वास का सौदा ना करें, उनके साथ विश्वासघात ना करें। रुपेश गैंग और सोनू गैंग की तरह क्रूर हंसी ना हंसे, जनता के खून आखिर उसकी भी एक कीमत जो आप लगा रहे हैं वो ना लगाए। नमस्कार, मैं सर्वभूमि से रोहित शर्मा। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, उनसे जुड़े रहिए। इसके साथ ही हम कहना चाहेंगे, अगर आप उस आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं अगर है, तो सामने में वीडियो के शुरू में ही हमारा बारकोड है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारा मेंबरशिप ले सकते हैं, इससे हमें थोड़ी मदद मिलती है और हमें काम करने में थोड़े आसानी होती है। नमस्कार।